यस डियर स्टूडेंट्स, फिर एक बार आपका स्वागत है, वेलकम है हमारे नए टॉपिक पर मोशन ऑफ चार्ज स्पेशली इलेक्ट्रॉन। मोशन ऑफ चार्ज मतलब स्पेशली इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर्स। कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉनों के मोशन को समझना है। दैट इज द कॉज ऑफ करेंट। करेंट मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर्स में। कंडक्टर्स में अगर हम करंट की बात कर रहे हो और हमारा जो चैप्टर 3 है करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो पूरा कंडक्टर्स के ऊपर ही है, तो हम लोग वहीं पर बात कर रहे हैं। तो कंडक्टर 3 कंडीशनों में हमने यहाँ रख के दिखाया है। कंडक्टर सिंपल रखा है, ना तो उसके आसपास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ना कुछ है, वो टेबल पे पड़ा है आपके पास। दूसरी बार हमने कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। सेकंड केस क्या है, कंडक्टर को किस में रखा हुआ है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। और तीसरे केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगी है, परंतु उसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट करा है। तीनों में क्या अंतर है, क्या इफेक्ट पड़ेंगे, फिर उससे हम करंट पर जाएंगे। क्लियर है? जिन्होंने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है वो बीकेजी क्लासेस पर जाएं, बीकेजी क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर जाएं और उसमें प्लेलिस्ट के अंदर 12th क्लास की करंट इलेक्ट्रिसिटी बाय हरिओम सर, करंट इलेक्ट्रिसिटी बाय हरिओम सर के प्लेलिस्ट पे जाएं। उसमें पहले वीडियो को पहले देखें, आपको समझ में आएगा। करंट के 3 फार्मूले हैं, करंट के तीनों फार्मूले से करंट कैसे निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, एवरेज करंट क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, डीसी जिस करंट क्या होता है, एसी को डीसी में कैसे बदलते हैं, डीसी को एसी में कैसे बदलते हैं, करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, माइक्रो एम्पियर क्या होता है, मिली एम्पियर क्या होता है। इज इट क्लियर? बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो रिलेटेड विथ करंट होता है। दैट इज द इंट्रोडक्शन लेक्चर। वो मेरा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था करंट इलेक्ट्रिसिटी पर। उसमें मैंने केवल करंट वर्ड को समझाया था। अब करंट मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है कंडक्टर्स में। सेमी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और होल्स भी होते हैं। मैं सेमी कंडक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा चैप्टर टोटल किसके ऊपर बेस्ड है, कंडक्टर्स के ऊपर बेस्ड है। इसमें हमारे को इलेक्ट्रॉन और होल्स 2 टॉपिक नहीं पढ़ना है, केवल इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के ऊपर। अभी मैंने पहले इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था कि जो कॉपर होता है, या कॉपर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 8.5 इंटू 10 टू द पावर 18 इतने सारे इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब, सॉरी 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब कॉपर में होते हैं। एल्यूमिनियम में तो इससे दुगने से भी ज़्यादा होते हैं। मान लीजिए मेरा टुकड़ा कॉपर का है, कंडक्टर का, मैं यहाँ ले आता हूँ उसको। मैंने वहाँ इसलिए बना रखा है कि मेरे को समझ में आ जाए कि किसके बाद क्या पढ़ाना है। भूल जाता हूँ मैं थोड़ा थोड़ा। देखिए क्या है, इसको भी कोई कनेक्ट नहीं करा है, तो क्या इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है? यस है, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। और कितने हैं पर मीटर क्यूब? बहुत ही ज़्यादा। 10 टू द पावर 5 मतलब लाख होता है, 10 टू पावर 7 मतलब करोड़ होता है। यहाँ समझिए 10 टू द पावर 28 है, अनगिनत कह सकते हो आपके हिसाब से, तो इतने ज़्यादा हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत हैं। क्या ये रेस्ट में रहते होंगे? जब हम कोई बैटरी नहीं लगाते, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते, तो क्या केवल ये अपने एटम में शांति से बैठे रहते होंगे, ऑर्बिट में ही घूमते होंगे? नहीं, ये तो फ्री हैं। ये दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन। अपने ऑर्बिट को, अपने एटम को बाय बाय सायोनारा कह चुके हैं एक हिसाब से वो, ठीक है, फ्री हैं। अपने एटम ने ही उनको कह रखा है कि जब जरूरत होगी तब तुमको ले लेंगे हमारे उसमें अकाउंट, तुम बाहर घूम सकते हो, इधर उधर मूवमेंट कर सकते हो। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, दिस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री। तो ये कैसे मोशन करते होंगे, किस डायरेक्शन में मोशन करते होंगे, किधर जाते होंगे, हमको इस पर डिस्कशन करना है। आपको बताया जाए कि रूम टेम्परेचर से कंडक्टर्स हीट लेते हैं। आराम से हीट किस में आती है, कंडक्टर्स में हीट आती है। और हीट के आने से इनमें थर्मल एनर्जी आ जाती है, और थर्मल एनर्जी के कारण यह इलेक्ट्रॉन मोशन चालू कर देते हैं। क्या चालू कर देते हैं? मोशन। और ये इनकी वेलोसिटी बहुत ही हाई होती है। इस एनर्जी के कारण इन इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी होती है वो 10 टू द पावर 4 टू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकंड की होती है। और ये वेलोसिटी कोई छोटी मोटी नहीं है, सब बहुत हाई वेलोसिटी है, बहुत ही हाई वेलोसिटी है। बट ये जो वेलोसिटी है, इसके कारण इनकी जो एवरेज वेलोसिटी आती है वो 0 आती है। इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। क्यों? क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट
नहीं हो पाता है, इन इलेक्ट्रॉनों का नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाता। मतलब क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन जो है, मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ समझाता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यूँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यूँ गया, फिर यूँ गया, फिर यूँ आया, फिर यूँ आया, फिर यूँ आया और वापस वहीं आ गया। समझ में आ रहा है आपको? तो इतना उसने इधर उधर मूवमेंट करा, पर नेट डिस्प्लेसमेंट उसका क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। ठीक है, और ये बहुत हाई वेलोसिटी से इधर उधर इधर उधर इधर उधर जाता है। ओके, तो इसकी नेट वेलोसिटी क्या हो गई यहाँ पर? 0 हो जाती है। कब? जब हम इसको किसी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट नहीं करते, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते या बैटरी नहीं लगाते हैं, तब तक इसका कोई नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं आता है। तो अब बात समझ में आ गई मैं क्या समझाना चाहता हूँ। अगर कोई कंडक्टर आपके हाथ में है और कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन इसमें मोशन कर रहा है, तो आपने बोला हाँ इसमें इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं, तो बोले इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएंगे? बोलना नहीं, इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे हैं परंतु उनकी नेट वेलोसिटी क्या है? 0 है। नेट वेलोसिटी क्या है? 0। एवरेज वेलोसिटी उसकी क्या हो गई? 0 हो गई है। तो एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाए, नेट नहीं, एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाने के कारण उनका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 है। तो वो वहीं के वहीं कह सकते हो कि अपने ही स्थान पे इधर इधर उधर उधर जाके वापस वहीं आ जाते हैं, जिससे कि उनकी नेट वेलोसिटी 0 आ जाती है। चलिए ठीक है, तो ये तो कब की बात है? रूम टेम्परेचर पे। अब ध्यान से समझना, ये जितने भी केसेस हैं बास के, आप उस वायर को, कॉपर के टुकड़ों को बैटरी से कनेक्ट कर दोगे तो क्या ये मोशन करना बंद कर देंगे? ये मोशन होता रहेगा, हर कंडीशन में, हर हाल में ये मोशन होता है। ये इलेक्ट्रॉन को हमेशा रूम टेम्परेचर से हीट मिलती है और इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली मोशन करते हैं और इनका मोशन जबरदस्त बहुत स्पीड में होता है। चलिए अभी हम बैटरी से बाद में कनेक्ट करेंगे, अब हम इसके सेकंड केस की ओर चलते हैं। ओके, बहुत बढ़िया टॉपिक है और ये कुछ बहुत अच्छी अच्छी बुकों में अच्छे अच्छे तरीके से समझाया गया है, कबाड़ा गया हमारे इधर उधर से, हम कबाड़ कहलाते हैं। चलिए यहाँ पर आ जाए, अगर हम पहली यूनिट को याद करें तो पहली यूनिट में बोलते हैं कि अगर किसी कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाए तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। हाँ भैया, अगर हमने कोई कंडक्टर पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी तो कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? 0। क्यों हो गई इनसाइड 0? हम उस पर डिस्कशन कर ले, क्यों 0 हो गई, समझे। जैसे ही हमने ये प्लस प्लेट है आपकी, मान लीजिए, ओके, और इधर वाली प्लेट कैसी है आपकी? माइनस प्लेट है, यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग गई ई एक्सटर्नल। अब उसके कारण क्या होते हैं कि इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन सब इधर आके खड़े हो गए नेगेटिव, और जिनसे इलेक्ट्रॉन, जिन एटमों से इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो पॉजिटिव आयन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं भैया? जैसे आपने सुना होगा एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम से अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो एल्यूमिनियम क्या लिखते हैं? Al+3। तो इसी प्रकार जो एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन आए कहाँ से? एटम से, और एटम ने उन अपने ही ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉनों को कहा कि जाओ अब तुम फ्री हो, मूवमेंट कर रहे हो। तो ये जो आयंस है वो इस एंड पर आ गए, इनको कर्नल भी लिखा जाता है, पॉजिटिव आयंस होते हैं, वो इस तरफ हो गए, ये इलेक्ट्रॉन्स उस तरफ हो गए, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर जनरेट हो जाती है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जनरेट हो जाती है? अंदर की ओर। उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है? इक्वल हो जाती है। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के वजूद को, एक दूसरे के पावर को, एक दूसरे की ताकत को खत्म कर देते हैं, जिससे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होती है? 0 होती है। आ गया समझ में? चलिए, तो कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बताई हमने? 0। जबकि हमने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो भी उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0। अब इस कंडक्टर को हम इस प्रकार की इलेक्ट्रिक फील्ड में ना रखते हुए बैटरी से कनेक्ट कर दे, तब क्या होता है? अब उसका मैकेनिज्म समझे हम कि उस वक्त क्या होगा। चलिए समझते हैं, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। अब इसको हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे। धीरे धीरे शांति से समझे तो बड़ा मजा आएगा आप लोगों को। बुक से तो मत पढ़े नहीं, बुक में ये टॉपिक बहुत कम दिए गए हैं, उसमें तो सीधे आगे हैं रेजिस्टेंस, नो ओम्स लॉ, ये वो सब बात की बातें हैं दोस्तों। वो तो सब आप पढ़ लोगे, आप लोग सब इतने इंटेलिजेंट हो, 10th पढ़ के आए तो रेजिस्टेंस आपको सीरीज में नहीं आता क्या? पैरेलल में नहीं निकालते आता क्या? सब आता है। अभी अपन यहाँ देखें पहले, जब हम इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, ये प्लस माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना मतलब पोटेंशियल डिफरेंस लगाना। ये जैसे पहले मैंने यहाँ माइनस एक तरफ माइनस की प्लेट लगी थी, एक प्लस की प्लेट लगी थी, वो भी यही काम कर रहा है। ये प्लस इधर आ गया है
तो इस प्लस के कारण सब नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, ओके, और ये पॉजिटिव चार्ज इस माइनस के कारण सब इधर आएगा, ओके ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो माइनस वाला चार्ज वो इधर मूवमेंट कर लेता है, तो यहाँ माइनस बना नहीं रहता, नेट यहाँ पर माइनस चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हुआ, यहाँ पर नेट प्लस चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होगा क्योंकि यहाँ माइनस इलेक्ट्रॉन निकल के इसको खत्म कर देंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो अंदर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड थी, जो ई इंड्यूस्ड कहते थे, वो जीरो रहती है। तो जो आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है इस बैटरी के कारण लगी हुई, वो काम में आने लग जाती है, उसका पावर दिखाई देने लग जाता है, उसका इफेक्ट दिखाई देने लग जाता है। तो अब आपके पास जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आ गई। अब वो कितनी होगी, ई की वैल्यू कितनी होगी? मान लीजिए कंडक्टर इसकी लेंथ एल है, समझ जाइए, अच्छे समझा रहा हूँ, ये कंडक्टर इसकी लेंथ ए है और आपने इसके बीच में बैटरी की हेल्प से, किसकी हेल्प से? बैटरी की हेल्प से कितना पोटेंशियल लगाया है? V वोल्ट का लगाया, मतलब 12 वोल्ट की, 6 वोल्ट की, जो भी बैटरी है, आपने कितने वोल्ट यहाँ पे अप्लाई कर दिए हैं? V वोल्ट अप्लाई कर दिए हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर होती है V/L। कितनी होती है? V/L। इसका भी डेरिवेशन हम फर्स्ट यूनिट में कर चुके हैं, कोई बात नहीं। कितनी होती है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? E = V/L। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अब कंडक्टर में किधर है? ये तो जीरो हो गई, E इंड्यूस्ड जीरो हो गई, मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है कंडक्टर के अंदर। पहले केस में, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर मैंने दिखा ही नहीं, ओके। यहाँ E एक्सटर्नल है ये, और ये E इंड्यूस्ड है, तो ये E इंड्यूस्ड E एक्सटर्नल को कैंसिल कर देती थी, परंतु इस केस में मैंने अंदर E लिखा है। क्यों? क्योंकि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल ही नहीं कर रही, क्योंकि इंड्यूस्ड जन्म ही नहीं ले पा रही है, तो वो एक्सटर्नल को कैंसिल नहीं कर रही है, ठीक है। तो अब आपके पास क्या आ चुका है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है, कहाँ? इनसाइड द कंडक्टर, गुड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, हम उस पर डिस्कशन करें। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है, वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है कि वो फोर्स लगाती है किसी चार्ज पे, कितना? QF, सॉरी, E = F/Q पढ़ा हुआ अपन ने, तो कितना फोर्स लगाएगी? F = QE। कितना फोर्स लगेगा? F = QE। किसी भी चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या लगाती है? फोर्स। अब मेरे इस कंडक्टर के अंदर ढेरों इलेक्ट्रॉन है, 2 4 5 नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर वायर का टुकड़ा छोटा भी होगा तो भी करोड़ों फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इन करोड़ों फ्री इलेक्ट्रॉन, मेरे मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब मेरे चार्ज, उन पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगाएगी? फोर्स। अब अगर फोर्स लगाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड कौन दे रहा है? बैटरी। पोटेंशियल डिफरेंस, EMF, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसने यहाँ पर कंडक्टर के अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दी, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चार्ज पे क्या लग रहा है? फोर्स। इलेक्ट्रॉन पे क्या लग रहा है? फोर्स। कितना फोर्स लगेगा? चलिए फोर्स की वैल्यू की बात करते हैं, कितना फोर्स लगेगा? तो इलेक्ट्रॉन का E × E। ये देखिए यहाँ से फॉर्मूला उठाया, Q की वैल्यू कितनी है? E, और कैपिटल E की वैल्यू E, तो कितना फोर्स लगेगा? QE। अब इसके बाद ध्यान से देखना, इसमें प्लस यूज करूं कि माइनस यूज करूं? मैं यहाँ माइनस यूज करूंगा। F = -E × E। अगर वेक्टर साइन भी यूज कर रहा हूं, समझे इस बात को? ये फोर्स में माइनस क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में लग रही है, प्लस से माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लग रही है? ये है प्लस, ये है माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लग रही है? प्लस से माइनस की ओर। परंतु इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर लग रहा है? इलेक्ट्रॉन किधर खिंचा रहा है? प्लस की तरफ। मतलब फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत लग रहा है, इसलिए यहाँ क्या आया है? आपका माइनस आया है, ओके। अब आपको फोर्स समझ में आ गया। अब जब कभी इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा तो फोर्स क्या जनरेट करता है? फोर्स इज द फादर ऑफ एक्सेलरेशन। तो यहाँ नेट फोर्स काम कर रहा है, और नेट फोर्स होने के कारण यहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। एक्सेलरेशन कितना होता है? फोर्स अपॉन मास, और इलेक्ट्रॉन का मास मान लो m है, तो कितना फोर्स लगेगा? कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा? -E/m। तो अब इस इलेक्ट्रॉन पर, जो इलेक्ट्रॉन उछल कूद मचा रहा था, धूम धड़क्का मचा रहा था, इधर उधर 10⁴, 10⁵ की स्पीड से इधर उधर मोशन कर रहा था, अब उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाने लग गई। फोर्स के कारण उसमें क्या आने लगा? एक्सेलरेशन आने लगा। एक्सेलरेशन के कारण उसकी वेलोसिटी अब कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी वेरी कर रही है,
बढ़िया बात है। वेलोसिटी वेरी करने के साथ साथ अब उसकी नेट वेलोसिटी जीरो नहीं आती है, अब उसकी नेट वेलोसिटी कुछ आने लगती है, एवरेज वेलोसिटी कुछ आने लगती है। उस एवरेज वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और उसका नेट डिस्प्लेसमेंट भी आएगा। तो अब हमारा टॉपिक चल पड़ा है कि अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगने पर या बैटरी से कनेक्ट करने पर उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालें। क्या निकालें? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब वह कांस्टेंट, वह एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी, वह एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी जिससे इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर मोशन कर रहा है, उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अब हमारा उद्देश्य क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना। क्या निकालना है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने से पहले अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के झिकझक मोशन को और समझेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कैसे क्या आएगा। सो कनेक्ट रहिए आप, कुछ नोट करना हो तो कर लीजिए, मैं जब तक इसको एक ब्रेक ले लूँ। चलिए फ्रेंड्स, अब हम समझेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या समझेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैंने पिछले टॉपिक में आपको बताया था कि जब हम किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट कर देते हैं, तो उस कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर एक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और उस फोर्स का इलेक्ट्रॉन पर एक एक्सेलरेशन इफेक्ट काम करने लगता है। और उस एक्सेलरेशन के कारण अब इलेक्ट्रॉन का एक नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। मतलब इलेक्ट्रॉन अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट आगे बढ़ते हुए दिखेगा आपको। देखें कैसे। मैं पहले केस बताऊंगा जब इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लग रही थी, इलेक्ट्रॉन पे कोई पोटेंशियल नहीं लगा हुआ था। तो ये जो इलेक्ट्रॉन था ये यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ किसी कर्नल से टकराता है। कर्नल फिर बता दूँ, वह एटम जिससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं उनको हम कर्नल कहते हैं, या पॉजिटिव आयन कह सकते हो। यहाँ टकरा जाता है, यही रेजिस्टेंस का कॉज भी है। यहाँ से यहाँ तक चला सीधे, ये मेन फ्री पाथ है, फिर वो यहाँ टकरा गया, फिर यहाँ से फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई तो इधर चले गया, फिर वो यहाँ टकरा गया तो इधर चले गया, यहाँ उसकी फिर टक्कर हो गई, कोलिजन हो गई तो यहाँ चले गया, फिर कोलिजन हो गया तो वो यहाँ चले गया, यहाँ कोलिजन हो गया तो ये यहाँ चले गया। तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना था? तो जीरो, क्योंकि वो वापस कहाँ आ गया? वहीं आ गया 1 सेकंड के अंदर। अब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो क्या होता है? उसकी वेलोसिटी पहली बात तो इस पूरे रास्ते में भी बदलती है, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये सब बुक्स में एक्सप्लेन किया हुआ है थ्योरेटिकली, मैं उनसे पढ़कर जो समझ पाया वो समझा रहा हूँ आप लोगों को। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है, और ये यहाँ आया और इस कर्नल से इसका कोलिजन हुआ, परंतु इसका ये जो मोशन है ये अंडर एक्सेलरेशन है। अंडर क्या है? एक्सेलरेशन है। और धीरे 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 इसकी वेलोसिटी बढ़ती है। वेलोसिटी क्या होती है? बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि एक्सेलरेशन हो रहा है, फोर्स लग रहा है। ओके, अब इसके कारण इसकी वेलोसिटी बढ़ते गई, यहाँ वो कर्नल से टकरा गया, टक्कर के बाद उसकी वेलोसिटी फिर वापस सडनली जीरो हो जाती वास्तव में। फिर ये जीरो से इनिशिएट करता धीरे धीरे यहाँ आता है। आप समझिए, यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2, वास्तव में u2 जीरो है इसका। हम फिर ये यहाँ से क्या होगा? यहाँ कहीं कोलिजन हो गया, किसी कर्नल से वो टकरा गया, फिर वो यूं जाएगा, फिर यहाँ किसी को कर्नल से टकरा गया तो यूं आएगा, फिर यहाँ किसी कर्नल से टकरा गया तो यहाँ आएगा, फिर किसी कर्नल से टकरा गया तो यहाँ आएगा। ओके, ये 1 सेकंड कंप्लीट हो गया। मतलब 1 सेकंड में जो इलेक्ट्रॉन यहाँ था वो अब यहाँ आ गया। समझने की कोशिश करें कि इलेक्ट्रॉन इतना डिस्प्लेस हो गया, फिर जबकि मैं 1 सेकंड में यहाँ इलेक्ट्रॉन को वापस ले आया था अपने ही जगह पर। तो जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते हैं तो नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो आता है। नेट डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन का जीरो रहता है, और ये केवल जो मोशन है ये थर्मल एजिटेशन के कारण है। और इसमें क्या हुआ है कि थर्मल एजिटेशन के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का भी प्रभाव आ गया। थर्मल मोशन, वो जो वेलोसिटी वो तो है झिकझैक वाली वेलोसिटी जो थी हीट एनर्जी के कारण, थर्मल एनर्जी के कारण, वो वेलोसिटी तो रहेगी ही रहेगी, उसको हम नहीं खत्म कर रहे, परंतु एक वेलोसिटी में जो ग्रोथ हुई है वो एक्सेलरेशन के कारण हुई है। सो नाउ अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मुझे नेट डिस्प्लेसमेंट दिखाई दे रहा है, एंड दिस इज द करंट। यही धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में बहुत आगे जा रहा है। 1 सेकंड में ये इधर उधर बहुत उछल कूद कर रहा है, परंतु उसका आगे की ओर डिस्प्लेसमेंट थोड़ा ही हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन हमेशा किधर चलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्लस से माइनस है तो इलेक्ट्रॉन किधर चलते हैं? माइनस से
प्लस। चलिए ओके, सो अब आपको समझ में आने लगा होगा कि इलेक्ट्रॉनों का मोशन कैसे हुआ। अब मैं एक थोड़े से फॉर्मूले से ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालता हूँ। मैं पहले आपको समझा दूं कि इतना उछल कूद करने के बावजूद हुआ तो डिस्प्लेसमेंट उसका थोड़ा सा, तो उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो कैसे निकाली जाएगी, उसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ डेरिवेशंस। मान लीजिए जैसे इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक गया, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 जीरो ही होगी लगभग, फिर u1 कुछ भी मान लेते अपन इस डायरेक्शन में, और वो यहाँ तक आया, यहाँ कर्नल से वो टकराया। तो जब वो टकराया तो उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो गई, अच्छी बात है। तो यहाँ आते आते उसकी वेलोसिटी v1 हो गई। कितनी हो गई? v1, क्योंकि पूरे डायरेक्शन में उस पर एक्सेलरेशन a काम कर रहा था, और यहाँ से यहाँ तक जाने का जो समय था वो τ1 था। इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो समय होता है, दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का टाइम इंटरवल, उसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। और इस पूरी दूरी को मीन फ्री पाथ, केवल फ्री पाथ बोलते हैं, उसके एवरेज को मीन फ्री पाथ। तो v1 कितना निकलेगा आपका? v1 इक्वल टू u1 प्लस a τ1। अब जब वो यहाँ गया तो हो सकता है टक्कर बहुत जल्दी हो गई, बाद में थी, यहाँ रिलैक्सेशन टाइम कम था और यहाँ इनिशियल वेलोसिटी u थी। यहाँ आते यहाँ कोलिजन हुआ, यहाँ पे एक दूसरा कर्नल था, यहाँ कोलिजन हो गया, यहाँ वेलोसिटी कितनी हो गई उसकी? v2 हो गई थी। तो कोई पूछे v2 कितना होगा, तो v2 इक्वल टू कितना हुआ? u2 प्लस a τ2। इसी प्रकार जब वो यहाँ आया तो यहाँ उसका कोलिजन हो गया, सॉरी यहाँ से चला, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी u3, यहाँ आते आते उसकी वेलोसिटी v3, यहाँ रिलैक्सेशन टाइम τ3। तो यहाँ उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या लिखेंगे? v3 इक्वल टू क्या लिखेंगे? u3 प्लस a τ3। और ये u जो है थर्मल एजिटेशन वाला है, ठीक है। u तो आपका क्या है? थर्मल एजिटेशन के कारण जो एनर्जी थी, वेलोसिटीज थी। अब वो यहाँ गया, फिर कभी यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, ओके। तो इलेक्ट्रॉन फाइनली यहाँ आ गया, हल्का सा डिस्प्लेसमेंट मैंने उसमें दिखाया। तो इस प्रकार से u4 आएगा, u5 आएगी, ऐसे करते करते vn आएगा। तो vn कितना होगा? un प्लस a τn। अब इन सभी वेलोसिटीज का एवरेज, उसको कहेंगे एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, उसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। तो व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय n। अब ध्यान दो, ये थर्मल एजिटेशन के कारण वेलोसिटीज थी, और मैं पहले बोल चुका हूँ थर्मल एजिटेशन के कारण, थर्मल एनर्जी के कारण जो नेट वेलोसिटी आएगी वो कितनी आती है? एवरेज वेलोसिटी कितनी आती है? 0। तो अब चलिए हम सभी का एवरेज निकालेंगे, इसका भी एवरेज निकलेगा, इस टर्म का भी एवरेज निकलेगा। मैं लिखने को ऐसा लिख सकता हूँ u1 प्लस u2 प्लस एंड सो ऑन un डिवाइडेड बाय n प्लस प्लस इनका एवरेज है ना, इनमें से a कॉमन निकल जाएगा, और क्या लिखूंगा? τ1 प्लस τ2 प्लस ऐसे करते करते τn डिवाइडेड बाय क्या आएगा? n। तो ये टर्म क्या होगा आपका? 0 होगा। तो vd बराबर 0 प्लस a, और ये τ1 प्लस τ2 प्लस τn बाय n, इसको बोलेंगे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्या कहा जाएगा? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अब a तो आपको पता है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd बराबर a कितना था? माइनस e बाय n। इलेक्ट्रॉन पे कितना एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही थी? इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती है, और फोर्स का क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सेलरेशन, और ये टाउ। तो ये फॉर्मूला आ गया आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। अब माइनस क्या बता रहा है वेलोसिटी में? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, वेलोसिटी उधर, वो खसकता किधर? इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत। कौन? इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गए हमारे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला। बहुत ही इजी फार्मूला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। कितना आ चुका है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इक्वल टू माइनस e टाउ बाय m। अब ध्यान दें, अगर हम केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, e की बजाय v लिखेंगे तो हम माइनस नहीं लिखेंगे, क्योंकि v क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इक्वल टू e टाउ बाय m, और e की जगह लिख दिया v बाय l। और अभी सिखाया था मैंने ये फार्मूला कैसे आया था, मैंने ये आपको सिखाया था इससे पहले ही, थोड़े समय पहले। तो vd इक्वल टू हमारे पास एक फार्मूला आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। दिस इज वेरी सिंपल डेरिवेशन, आप तैयार रखें। अब मैं इसके बाद के स्टेप में समझाने जा रहा हूँ रिलेशन बिटवीन करेंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अब नोट करिए इसे फटाफट, मैं आ रहा हूँ, बस बोर्ड साफ कर लूँ एक बार। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम लाते हैं रिलेशन बिटवीन करेंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
मैं बहुत सिंपल मेथड से लाऊंगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मेथड्स नहीं करूंगा। कई बुकों में बहुत लंबी कॉम्प्लिकेटेड मेथड दी, मुझे नहीं करना उनसे। तो अभी आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले सामने लिखे हुए हैं, किसी की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं लूँगा। मान लीजिए अभी बैटरी से मैंने इसको कनेक्ट कर दूंगा, जैसे मैं स्विच ऑन करूँगा, देखो यहाँ पे भी ध्यान देना, ये जो गैप होती है अगर यहाँ इसमें डॉट नहीं लगा है मतलब स्विच ऑफ है, जैसे इसमें डॉट लगा दिया जाएगा मतलब पिन फिट कर दिए तो स्विच ऑन हो गया। ओके, नाउ यहाँ ध्यान दें कि एक मैंने बहुत ही पतला एलिमेंट्री पोर्शन लिया है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन फोर्स में यहाँ आ गए, मतलब क्या हुआ भैया, आपका इस बीच के सभी इलेक्ट्रॉन खसक खसक के आगे आ गए। भाई यहाँ के यहाँ आए हैं तो इसका मतलब ये बीच के सभी इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ चुके हैं, अब आपके यहाँ आगे आ चुके हैं। कि पानी पाइप में चल रहा है तो मैं बोलूँ यहाँ का पानी यहाँ आ गया, इसका मतलब बीच के पानी भी आगे गया होगा ना आपका, सेम वे में। तो ये जो है ये डिस्टेंस मेरी x है, कितनी है x, तो x डिस्टेंस इलेक्ट्रॉनों ने मूवमेंट करी, कितने समय में, t समय में। और जिस वेलोसिटी से मूवमेंट करते हो बहुत ही स्मॉल होती है, कांस्टेंट होती है, उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूवमेंट किया। अब मान लीजिए कि वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया a है, तो इस स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन में जो बीच का पोर्शन है इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे पहले ये पता कर ले, कितना चार्ज गया। चार्ज निकालने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि इस पोर्शन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बीच वाले हिस्से में। भाई कितना पानी आगे गया, तो भैया बीच में कितना पानी ये तो पता चले, उतना आगे गया। सेम वे में हम यहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन गए ये पता करना है। तो चार्ज बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू ई। तो इस भाग में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम डेंसिटी। तो वॉल्यूम होता है ए इंटू इसकी लेंथ है एक्स, तो ये वॉल्यूम हुआ। और पर यूनिट वॉल्यूम कितने होते हैं, एन। पर यूनिट वॉल्यूम कितने होते हैं, एन। तो ए एक्स इंटू क्या कर दिया अपन ने, एन। क्या कर दिया, ए एन, ए एक्स इंटू एन करके हमने क्या निकाल लिया, दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और चार्ज कितना होगा तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, ई से मल्टीप्लाई कर दिया। इतना चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो हो गया। वास्तव में कितने इलेक्ट्रॉन, इतने। ये क्या है, वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। तो इस वॉल्यूम में कितना होगा, इसके वॉल्यूम से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। इतने इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, ठीक है। टाइम कितना लगा, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, एवरेज वी डी। बस दोनों चीजें आ गई भैया। तो करंट आई इक्वल टू कितना होता है, क्यू बाई टी। कर लो आप आई इक्वल टू क्यू बाई टी करके देखो। जैसे क्यू बाई टी करोगे एक्स से एक्स क्या हो जाएगा आपका, कैंसल हो जाएगा। तो आ जाएगा एन ए ई वी डी। कितना आ जाएगा, एन ए ई वी डी। करके देख लीजिए आप, इसको दोनों को आपस में डिवाइड करोगे एक्स से एक्स कट जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा। तो मैं यहाँ से ये भी कह सकता हूँ कि करंट आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। ये भी मैं कई बार मेरे मुंह से निकलेगा। कई बुकों में ऐसा लिखा है आई इक्वल टू वी डी इंटू ई एन ए। इसको कई जगह वीना भी पढ़ते हैं कई टीचर्स, कई बुकों में लिखा रहता है वी ई, वीना, वी और ना, वीना से भी पढ़ते हैं जिससे फॉर्मूला आपको याद रह सके। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसके अगले वीडियो में मैं इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगा। तो आप ध्यान रखें, अगले वीडियो को मिस ना करें। थैंक यू।